उत्तर प्रदेश में पिछले कई दिनों से विभागों में हुए तबादलों ने योगी सरकार में हलचल मचा दी है, जिसकी वजह से यूपी के 3 मंत्री नाराज बताए जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद नाराज हैं, तो वहीं राज्य मंत्री दिनेश खटीक के इस्तीफे की भी चर्चा है। पहले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के स्वास्थ्य मंत्रालय में विभाग में हुए तबादलों पर सवाल खड़े हुए, तो अब मंत्री जितिन प्रसाद के पीडब्ल्यूडी विभाग में भी हुए ट्रांसफर पर सीएम योगी ने जांच बैठा दी है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े रुख के बाद कई अधिकारियों पर गाज भी गिरी है। सीएम के आदेश पर पीडब्ल्यूडी के 5 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। दरअसल पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर में ऐसे अधिकारियों का भी तबादला कर दिया गया था जो जीवित भी नहीं है। जूनियर इंजीनियर घनश्याम दास का तबादला झांसी कर दिया गया था, जिनका 3 साल पहले ही निधन हो चुका है। जिसके बाद सीएम के आदेश पर मंगलवार को फिर पीडब्ल्यूडी के 5 अफसरों कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया। पीडब्ल्यूडी में तबादलों में गड़बड़ियों पर पहली गाज पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के विशेष कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी यानी ओएसडी को अरुण कुमार पांडे पर गिरी है। सचिवालय प्रशासन विभाग ने सोमवार को उन्हें कार्यमुक्त कर मूल विभाग में वापस दिल्ली भेजने के आदेश भी जारी कर दिए हैं। उनके खिलाफ सतर्कता जांच और अनुशासनिक कार्रवाई की सिफारिश भी की गई है। वहीं खबर है कि जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटीक अपने विभाग के वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से नाराज हैं। उनके इस्तीफे की भी खबर आ रही है, लेकिन सरकार ने इस खबर को खारिज कर दिया है। मंगलवार को खटीक कैबिनेट मीटिंग में शामिल हुए। इसके बाद खबर है कि वो सरकारी गाड़ी छोड़कर मेरठ अपने घर चले गए। खबर तो यह भी है कि जल शक्ति विभाग में तबादले की उनकी सिफारिश नहीं सुनी गई और काम का स्पष्ट बंटवारा न होने से उनके पास करने को कुछ है ही नहीं। दिनेश खटीक ने अपना फोन भी स्विच ऑफ कर लिया है और पत्रकारों से बात करने से भी वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 2017 में बसपा से बीजेपी में आए ब्रजेश पाठक को योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में डिप्टी सीएम बनाया गया। उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय भी सौंपा गया। उनके मंत्रालय में भी ट्रांसफर का खेल सामने आया है, जहां काफी गड़बड़ियां पाई गई। डॉक्टरों ने आरोप लगाए थे कि तबादला नीति को दरकिनार कर ट्रांसफर किए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर में हुए अनियमितताओं पर ब्रजेश पाठक ने भी सवाल उठाए थे। प्रधानमंत्री होश में आओ, होश में आके जवाब दो, जवाब तुमको देना होगा। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी का केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। बुधवार को भी संसद भवन परिसर में कांग्रेसी सांसदों ने मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार से बढ़ती महंगाई और ईंधनों के दामों में बढ़ोतरी को कम करने की मांग की। बड़ी बात यह रही कि प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस की एक महिला सांसद का बाहुबली अवतार दिखा। वो सिलेंडर को दोनों हाथों में उठाकर महंगाई का विरोध करती दिखी। उनकी फोटो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। सिलेंडर हाथों में उठाए कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और महंगाई को कम करने की मांग की। दरअसल 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हुआ है। लगातार कांग्रेस पार्टी महंगाई के मुद्दे पर केंद्र की मोदी सरकार को घेर रही है। लगातार तीसरे दिन बुधवार को कांग्रेस ने संसद भवन स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान सिलेंडर, आटा, खाने पीने के कई सामानों को कांग्रेसी सांसद अपने पास रखे हुए थे। कांग्रेसी सांसदों ने केंद्र सरकार से खाने पीने के सामानों को जीएसटी के दायरे से बाहर लाने की मांग की। महंगाई के खिलाफ जारी कांग्रेस के प्रदर्शन में राहुल गांधी भी शामिल हुए। दरअसल कांग्रेस ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि मॉनसून सत्र में संसद में महंगाई और जीएसटी से जुड़े मुद्दों को उठाया जाएगा। कांग्रेस ने लोकसभा में भी महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा। महंगाई, एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और खाने पीने के कई सामानों पर जीएसटी लगाने से कांग्रेस पार्टी नाराज है। अगर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत 1000 रुपए से ज्यादा हो चुकी है। पेट्रोल की कीमत भी 100 रुपए के करीब है। डीजल की कीमत भी 90 रुपए प्रति लीटर के आसपास पहुंच गई है। दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार ने जीएसटी में बदलाव लाया है। इसके तहत दही, पनीर, लस्सी, मटर समेत खाने पीने के कई सामानों पर 5% जीएसटी लगाने की घोषणा की गई है, जबकि खुले में बिकने वाले सामानों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। सरकार के फैसले को लेकर कांग्रेस पार्टी के सांसद सड़क पर उतरे हुए हैं। सदन में भी मोदी सरकार के फैसले पर कांग्रेस पार्टी विरोध जता रही है। दूसरी तरफ बुधवार को कांग्रेसी सांसदों ने संसद परिसर स्थित गांधी प्रतिमा के पास महंगाई के मुद्दे पर जोरदार नारेबाजी की।
कांग्रेस ने ऐलान किया है कि जब तक केंद्र सरकार फैसले को वापस नहीं लेती है तब तक महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। देश के 15वें राष्ट्रपति के चुनाव के लिए संसद से लेकर राज्य की विधानसभाओं में वोट डाले जा चुके हैं। चुनाव के नतीजे 21 जुलाई को घोषित किए जाएंगे, लेकिन चुनाव नतीजों से पहले ही कांग्रेस ने राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और बीजेपी नेताओं के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई है। कर्नाटक में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी नेताओं पर चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप है कि 18 जुलाई को चुनाव के दौरान द्रौपदी मुर्मू और अन्य नेताओं ने चुनाव से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। कर्नाटक कांग्रेस का आरोप है कि कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी ने 17 और 18 जुलाई को विधायकों को रिश्वत और अन्य प्रलोभन देकर प्रभावित किया और अपने पक्ष में वोट लेने की कोशिश की है। आपको बता दें, कर्नाटक में कांग्रेस विधायक दल के नेता सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने चुनाव आयोग में ये शिकायत दर्ज करवाई है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि मतदान करने वाले विधायकों को एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया था। कांग्रेस की तरफ से जिन लोगों के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई, उनमें एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नलिन कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा समेत अन्य मंत्रियों के नाम शामिल हैं। कांग्रेस नेताओं ने अपनी शिकायत में कहा कि राष्ट्रपति चुनाव में विधायकों को मतदान के लिए ट्रेनिंग देने के बहाने 5 स्टार होटल में बुलाया गया था, जहां विधायकों को आलीशान कमरे, खाना, ड्रिंक्स और मनोरंजन की दूसरी चीजें मुहैया कराई गई और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट डालने के लिए लुभाया गया। कांग्रेस ने इसे चुनाव आचार संहिता उल्लंघन का मामला बताया है। आपको बता दें, देश के नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी। एनडीए की तरफ से झारखंड की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू चुनाव मैदान में हैं, तो वहीं विपक्ष के साझा उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा हैं। सोमवार को चुनाव के दौरान देश के अलग अलग राज्यों से कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की भी खबरें सामने आई थी। कई विधायकों ने तो खुद बताया था कि उन्होंने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान किया है। बता दें कि राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू और विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के बीच सीधा मुकाबला है। वोटों का गणित देखें तो द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की मानी जा रही है। अगर द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनती हैं तो वो आदिवासी समुदाय की देश के शीर्ष संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली पहली शख्सियत होंगी। बहरहाल अब 21 जुलाई को वोटों की गिनती होगी और तब पता चल जाएगा कि देश का अगला राष्ट्रपति कौन होगा। देश में इस बार मानसून का बादल तेवर दिखा रहा है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के चलते बाढ़ का प्रकोप जारी है। महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, केरल समेत अन्य कई राज्य इनमें शामिल हैं। हिमाचल में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। राज्य के किन्नौर जिले के शलखार गांव में बीते दिन बादल फट गया। बादल फटने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई और चारों ओर तबाही देखने को मिली। फुट ब्रिज बहते दिखे तो वहीं सड़कों पर खड़ी गाड़ियां पानी के तेज बहाव के चलते बह गईं। जिला परिषद सदस्य शांता कुमार के मुताबिक 3 अलग अलग स्थानों पर बादल फटे। वहीं भारी बारिश के चलते लोगों के घरों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि लोग अपना सभी सामान लेते हुए सुरक्षित स्थान पर जाने लगे हैं। गुजरात में मौसम विभाग ने आज तेज बारिश का अनुमान जताया है। बाढ़ और बारिश में अब तक 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अहमदाबाद में बारिश के बाद शहर में जल जमाव देखने को मिल रहा है। कई पौष इलाकों में भी पानी भरने से लोगों को काफ़ी मुश्किलें हो रही हैं। खेड़ा जिले के नडिया में भारी बारिश के बाद कई अंडरपास और सड़कों पर बारिश का पानी भरने के बाद जाम ने लोगों को परेशान किया है। गुजरात में भारी बारिश की वजह से फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। नवसारी में बाढ़ से प्रभावित इलाकों में 100 करोड़ से ज़्यादा के नुकसान का अनुमान है। सर्वे में नवसारी जिले के 387 गांव बाढ़ से प्रभावित है। नदी किनारे बसे 123 गांवों में ज़्यादा तबाही देखने को मिली है। उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ हाल बेहाल बना हुआ है। बीते दिन राज्य के चंपावत में एक स्कूल बस तेज बहाव के चलते नदी में बह गई। बस में सवार चालक और एक अन्य शख्स को हादसे में चोट आई, जिनका इस वक्त अस्पताल में इलाज चल रहा है। गनीमत ये रही कि बस में स्कूली बच्चे सवार नहीं थे। बताया जा रहा है कि बाद में
जेसीबी की मदद से स्कूल बस को खाई से निकाला गया। वहीं देहरादून में भी भारी बारिश और बाढ़ के चलते स्थिति बेहद खराब बनी हुई है। आज शहर भर के स्कूल बंद रहने के आदेश जारी किए गए हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर में भी भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है, जिस कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। साथ ही दुर्घटना के कई मामले सामने आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भारी बारिश के कारण बेतार नदी में अचानक आए उफान के कारण 2 युवक नदी की तेज धार के बीच फंस गए। पुंछ में तैनात सेना के जवानों को जैसे ही इसकी सूचना मिली, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हुए दोनों युवकों को नदी से बाहर निकाल लिया गया। सेना के अधिकारियों ने बताया कि काफ़ी देर तक पानी के तेज बहाव में फंसे होने की वजह से दोनों युवकों की तबीयत बिगड़ने लगी, लिहाजा दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं महाराष्ट्र में भी भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। कई जिलों में नदियां उफान पर हैं। भारी बारिश और बाढ़ के बीच किसानों की हजारों एकड़ फसलें बर्बाद हो गई हैं। फिलहाल पिछले कई घंटों से अकोला और अमरावती में लगातार बारिश हो रही है, जिससे कई इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति है। पूर्णा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ऐसे में इलाके के लोग दहशत में हैं। पूर्णा नदी में बाढ़ की स्थिति बनने के बाद गांधीग्राम शिक्षा के ऊपर से 10 फीट पानी होने की वजह से हैदराबाद दिल्ली नेशनल हाईवे पर आवाजाही ठप है। अकोला और आसपास के 10 से 12 गाँव का संपर्क टूट गया है। जिला प्रशासन ने अकोट अकोला रास्ते के बंद होने की सूचना सभी राहगीरों को दे दी गई है। बता दें कि खेतों में नदी का पानी घुसने की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई है। भारत में कोरोना के मामलों में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बुधवार को जारी कोरोना के मामलों में एक बार फिर उछाल देखा गया है। मंगलवार के मुकाबले बुधवार को भारत में कोरोना केस में 32.3% का उछाल देखा गया है। आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 20,557 नए केस सामने आए हैं। आपको बता दें, इससे पहले मंगलवार को 15,528 मामले दर्ज किए गए थे। इसके साथ ही बुधवार को मौत के आंकड़ों में भी इजाफा हुआ है। एक दिन पहले जहां 25 मौतें दर्ज हुई थी, वहीं बुधवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 40 लोगों की इस घातक वायरस से मौत हुई है। 24 घंटे में 20,557 नए मामले सामने आने के बाद देश में कुल कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 4,38,03,619 हो गई है। वहीं सक्रिय मामलों की बात करें तो सक्रिय मामले 1,45,654 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 18,517 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक कुल 4,31,32,140 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 40 लोगों की मौत दर्ज की गई है, जिसके बाद कुल मृतकों की संख्या 5,25,825 हो गई है। आपको बता दें, देश की रिकवरी रेट 98.47% है। एक नजर डालते हैं राज्यों के हाल पर। आपको बता दें, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में ही नए मामले सबसे ज्यादा दर्ज किए जा रहे हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 2,279 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हुई है। नए मामले सामने आने के बाद महाराष्ट्र में कुल मरीजों की संख्या 80,22,781 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से कुल 1,48,032 लोगों की मौत हुई है। वहीं तमिलनाडु में बीते दिन 2,142 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही राज्य में अब तक कुल कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 35,22,142 हो गई है। तमिलनाडु में अब तक इस घातक वायरस से 38,030 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। केरल में पिछले 24 घंटे में 1,857 लोग कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं, जबकि 11 लोगों की मौत हुई है। केरल में अब तक 66,97,013 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और 70,295 लोगों की मौत हुई है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में 1,151 लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में अब तक कोरोना के 39,88,579 लोग बीमार हुए हैं, जबकि कुल 40,131 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। कोरोना वैक्सीनेशन अभियान की बात करें तो देश में अब तक वैक्सीन की 2,61,24,684 खुराकें लगाई जा चुकी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बीते दिन देश में 26,04,797 डोज दी गई है।
देश में फिलहाल 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों और वयस्कों को भी वैक्सीन लगाई जा रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ।